अगर आपने हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म को भरा है तो ईपीएफओ ने अब वो फॉर्मूला बता दिया है कि आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। क्या नहीं बताया है? बताया था, अब डिलीट कर दिया है। क्या है सच? क्या ईपीएफओ ने फॉर्मूला बता दिया है या उसको हटा दिया है? और अगर बताया है तो क्या बताया था, और अगर हटाया तो क्यों हटाया है? इसकी को जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीएफओ ने कौन सा फॉर्मूला बताया है, क्या शेयर किया अपने सर्कुलर के अंदर उन लोगों के लिए जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है। तो मैं आपको स्क्रीन पे अब दिखाने वाला हूं जो फॉर्म हमारे पास या फिर जो सर्कुलर हमारे पास आया है। ये सर्कुलर है डेटेड 1 जून 2023 और सर्कुलर का नंबर है पेंशन/SC हायर पेंशन 2022 1357। ये सर्कुलर के ऊपर जो लिखा हुआ है चीज़ें उनको मैं कवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 3 इसके अंदर और तीनों को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें रेफरेंस दी हुई है एक पुराने सर्कुलर की, जो कि ईपीएफओ का पुराना सर्कुलर था, जिसका नंबर है 2020/143 और डेट है इसकी 9 मई 2023। इस सर्कुलर के अंदर दिया हुआ था इंफॉर्मेशन की जो पैसा ट्रांसफर होगा, जो भी लोग जॉइंट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं उनसे पैसा कैसे ट्रांसफर होगा ईपीएफओ के पास, उसके बारे में डिटेल दी गई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन वो क्या बताई गई है इस सर्कुलर में, 2 केसेस हैं यहाँ पे, दोनों केसेस को एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले केस उन लोगों का है जिनकी रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 से पहले हो गई थी। इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए कि काफी लोग सोचते हैं कि वो मेंबर थे 1 सितंबर 2014 से पहले। नहीं, यहां पे बात उन लोगों की कर रहे हैं कि अगर आपकी रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 से पहले हो गई थी, उन केसेस के अंदर पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पेंशन फंड। इसका मतलब कि जब आपने पेंशन फंड को एग्जिट किया है उससे पहले के जो 12 मंथ की कंट्रीब्यूटरी पीरियड था उसमें जो आपने कंट्रीब्यूशन करी होगी, कंट्रीब्यूशन किस चीज़ की? आपकी बेसिक, उसके साथ में आपका डीए और अगर रिटेंशन बोनस आपको मिलता है तो वो, इन तीनों की कंट्रीब्यूशन का जो एवरेज है 12 महीने का एवरेज निकल के आएगा, वो यूज होगा फॉर्मूले में। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमें मालूम है कि आपकी जो एवरेज सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70। अब वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस के अंदर भी +2 हो जाता है कंडीशन के अंदर, मगर उसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो बेसिक हम लेके चलते हैं कि वो जो एवरेज सैलरी है वो लास्ट 12 मंथ्स के ऊपर निकल के आती है। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला 1 सितंबर 2014 से पहले यही एप्लीकेबल था जो भी लोग रिटायर होते हैं। 1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ ने ईपीएस 1995 स्कीम में अमेंडमेंट करी थी और उसके बाद ये 12 मंथ के पीरियड को चेंज करके उन्होंने 60 मंथ्स कर लिया था। तो सेकंड केस आता है उन लोगों का, द केसेस फाउंड एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज पोस्ट 1 सितंबर 2014। तो अगर आपकी रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 के बाद में हुई है या अभी भी आप काम कर रहे हैं और आपकी जो आपने ज्वाइन किया था वो 1 सितंबर 2014 से पहले ज्वाइन किया था, उस केस के अंदर आपकी पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी? पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ 60 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट। तो यहां पे जो एवरेज लिया जाएगा वो 60 मंथ्स का लिया जाएगा, वो आपका 12 मंथ्स का एवरेज नहीं लिया जाएगा। और ये जो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे काइंड ऑफ रीवैलिडेट किया है, ये फॉर्मूला हमें पहले भी मालूम था। और अगर मैं आपको स्क्रीन के अंदर ईपीएस 95 स्कीम दिखाता हूँ तो ईपीएस 95 स्कीम की जो पूरा का पूरा वहाँ पे पैराग्राफ नंबर 11 है, वहां पे लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी के अंदर, द पेंशनेबल सैलरी शैल बी एवरेज मंथली पे ड्रॉन इन एनी मैनर इंक्लूडिंग दिस ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ 60 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट। तो जिस दिन आप एग्जिट कर रहे हो इस स्कीम से, उससे पहले आपके 60 मंथ की जो सैलरी थी प्लस डीए प्लस रिटेंशन बोनस, उनका जो एवरेज था दैट इज गोइंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर पेंशन अमाउंट। तो यहां पे कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आया है, यानी कि जो फॉर्मूला पहले लोगों के लिए एप्लीकेबल था वही फार्मूला अभी भी एप्लीकेबल है। और जो बाद में ईपीएस 1995 में अमेंड किया था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपनी जजमेंट दी थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि हाँ हम इस फॉर्मूला को रखेंगे, 12 मंथ वाला फॉर्मूला नहीं रखेंगे, उसको भी एज इट इज रखा है। तो यहां पे कोई चेंज इसमें नहीं आया है जो सर्कुलर ईपीएफओ ने डाला था। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर्कुलर के अंदर जिसको मैं आपको हाईलाइट करता हूं। यहां पे वो हाईलाइट करने वाली बात यह है कि सर्कुलर में लिखा हुआ है कि दिस इज एज ऑफ नाउ, यानी कि आज की डेट में जब ये ईपीएफओ बता रहा है तो ये सर्कुलर के अंदर उसने ये मेथड ऑफ कंप्यूटेशन बताया है। कल को क्या ये चेंज हो सकते हैं?
गॉड नोज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि यार ये सर्कुलर जो था ये अब डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया है और ये चीज़ें वैलिड नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे सर्कुलर्स लिस्टेड हैं, तो जिस जगह पे सर्कुलर लिस्टेड था वहाँ पे आता है कि सर्कुलर रिमूव्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ कंसर्न सेक्शन। तो लोग कह रहे हैं कि शायद ईपीएफओ ने गलती से सर्कुलर डाल दिया था, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया है। और वो मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा, मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर इसका वीडियो डाला था कि ऐसा क्यों है। मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ये मेरे हिसाब से, मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है कि क्या रीजन रहा है और वो आपके सामने शेयर करता हूं। अगर हम वापस जाते हैं सर्कुलर पे जो कि डेटेड है 1 जून 2023 का, और इसका सर्कुलर नंबर है 1357। इसमें रेफरेंस जो सर्कुलर की दी गई है वो दिया हुआ है सर्कुलर डेटेड 9 मई 2023, और यहां पे सर्कुलर का नंबर है 2022-143। जैसे मैंने कहा, मैंने इस सर्कुलर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो। लेकिन ये जो सर्कुलर है इसका मैं अब आपको दिखाता हूं एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज। आप इस टाइम पे अपनी स्क्रीन पे दो सर्कुलर्स देख रहे हैं, एक है डेटेड 9 मई 2023 और दूसरा है डेटेड 11 मई 2023। 9 मई 2023 वाला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 143, और 11 मई 2023 वाला सर्कुलर है वो है सर्कुलर नंबर 812। और इन दोनों सर्कुलर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको नजर आ रही हैं। इनफैक्ट ये दोनों सर्कुलर हैं ही सेम, सिवाय कुछ डिफरेंस के। पहले ईपीएफओ ने जारी किया था सर्कुलर नंबर 143 जो कि जारी हुआ था 9 मई 2023 को, और ये लिखा हुआ था एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफर कैसे होगा और वैलिडेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो सर्कुलर्स हैं वो पेज बाय पेज बिल्कुल सेम है। अब बिल्कुल सेम है तो दो सर्कुलर क्यों इशू किए? क्योंकि उन्होंने जो 9 मई को सर्कुलर इशू किया था इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स थी, और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूं कि अगर हम पॉइंट नंबर 10 ऑनवर्ड देखें जो कि इंटरनल डिटेल्स थी ईपीएफओ की, यानी कि ये डिटेल्स आइडली इनको इशू करनी थी अपने इंटरनल सेक्शंस के अंदर। आप देखेंगे कि 9 सेक्शन के एंड तक यहां पे देखेंगे बिल्कुल सब चीजें सेम चलती आ रही हैं, लेकिन 10th पॉइंट अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाता है, जहां पे लिखा है अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्यू कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस होंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है 11th के अंदर की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी, और 12th नंबर उन्होंने कुछ वीडियो एंट्रीज का किया जो कि लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया और उसको अमेंड करके इन्होंने 11 मई को यह सर्कुलर जारी किया था, जिसका अगेन आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ईपीएफओ की साइट पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे 11, 12, 13, 14 जितने भी पॉइंट्स थे ये सब इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। 14th पॉइंट में लिखा हुआ था मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर, जो कि यहां पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर। तो 9 मई का जो सर्कुलर है वो विड्रॉ करके 11 मई का सर्कुलर नया इशू हुआ था। और अगर अब हम अपने सर्कुलर के अंदर जाते हैं तो यहां पे रेफरेंस दिया हुआ 9 मई का सर्कुलर, जिसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सर्कुलर वापस इशू होगा। ये जो फॉर्मूलाज इन्होंने इशू किए ये गलती से इशू नहीं किए हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पास कोई इसके बारे में ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम वैलिडिटी ऑफ द सर्कुलर देखें तो 9 मई का सर्कुलर तो आज की डेट में है ही नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर ये इंफॉर्मेशन ठीक कैसे हो सकती है फ्रॉम एन ऑफिशियल पर्पस। तो इसलिए इस सर्कुलर को रिट्रैक्ट करके यहां पे 11 मई की रेफरेंस आएगी। 11 मई पे भी उन्होंने कहा कि कंप्यूटेशन का आपको बाद में बता रहे हैं, और उस हिसाब से वापस यही फॉर्मूले एप्लीकेबल होने वाले हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये लास्ट के जितनी भी आपकी सर्विस रही है उस सबका एवरेज लिया जाएगा, एंड माई रिस्पॉन्स टू दैट विल बी नहीं, क्योंकि ये चीज जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसके अंदर उन्होंने कंसीडर किया हुआ था कि ईपीएस ने ये चेंजेस किए हैं अपनी स्कीम के अंदर, और उन्होंने इस मेथड ऑफ कंप्यूटेशन को वैलिड किया था। और अगर अब ईपीएफओ एक नया फॉर्मूला लेके आती है तो उस केस के अंदर मेरा हिसाब से काफ़ी बवाल मचने वाला है, काफ़ी सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है ये काफ़ी हद तक सही है, यानी कि लास्ट 60 मंथ्स वाला जो एवरेज रहेगा, जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं, वो एक सही चीज़ है, और ऐसा ही ये आगे जाने वाला है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, जैसा मैं कि कई बार कहा है। अब आगे इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो मैंने आपको धारणा बताई है कि क्यों ये लगता है मुझे कि वापस लिया गया सर्कुलर, अगर आप इससे सहमत है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।